इनके प्रयासों से पहली बार 22 सालों के विश्व आदिवासी दिवस के इतिहास में अगर किसी कार्यक्रम में, विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी प्रतिनिधि कभी आए नहीं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और यह मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है, क्योंकि पहली बार नवनिर्वाचित 2017-19 के लिए सदस्य जो एशिया से होंगे, जो आदिवासी मुद्दों को, आपके ज्वलंत समस्याओं को अगर कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल में ले जाएगा तो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री फूलमन चौधरी जी हैं, बैठे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में उनके साथ श्री आशीष श्रेष्ठा जी और भी साथी उनके आए हुए हैं। तो यह कार्यक्रम आज पहली बार इस मैदान में पूरे देश के लगभग 100 से अधिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। उसमें आदिवासी महासभा और मैंने एशिया पैसिफिक इंडिजिनस यूथ नेटवर्क की बात की, ये अहम भूमिका निभाया है। तो मैं आगे कहने से पहले मैं एक ऐलान करना चाहूंगा। उससे पहले हमारे दाहिनी ओर और पीछे भी कोल्हान से बहुत से मुंडाओं ने मानकी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बहुत सारे पढ़ा उरांव समुदाय से, संथाल समुदाय से माझी इस मंच में मंचासीन है, उनका भी स्वागत है। और विभिन्न राज्यों से आए, विभिन्न जिलों से आए लगभग 90 से अधिक जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी इस ऐतिहासिक मैदान रीगल पर स्वागत है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने आप लोग इतनी बारिश के बाद भी डटे हुए हैं, इतनी कीचड़ है उस पर भी डटे हुए सुन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी फूल जोहार। जैसे कि आपको मालूम है, विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं, तो हमें आज एक राष्ट्रीय प्रस्ताव यहाँ पर लाना है। हर राज्यों को मुद्दों को जोड़ना है, ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक राष्ट्रीय सामाजिक आवाज आदिवासियों को बना सकें। ये पर्पस था, मकसद था, ये लक्ष्य था हमारा। यह प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ रीगल मैदान में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों पर देखी जा रही है। और यह रिकॉर्डिंग कई सालों तक देखी जाएगी, क्योंकि यह प्रोग्राम का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर हमको आदिवासियों की आवाज बनानी थी। हमने पिछले 68-69 सालों पर हजारों नेता तो पैदा किया, राजनीतिक नेता, लेकिन हमने सामाजिक नेता पैदा करना बंद कर दिया। जैसे कि पहले सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा हुआ करते थे। आज पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि आज हम स्वार्थी हो गए। हर मां सोचती है बिरसा मुंडा तो पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा नहीं हो। जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे, बिरसा मुंडा कभी पैदा नहीं होंगी। तो क्या आप प्रण लेंगे, अगर बिरसा मुंडा पैदा हो तो सिर्फ मेरी घर में पैदा हो? ऐसा जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, बिरसा मुंडा पैदा नहीं होगा। तो आज इस मैदान से जाते वक्त ये प्रण, ये लक्ष्य लेके जाइए कि बिरसा मुंडा हर घर में। ये लक्ष्य था हमारा इस कार्यक्रम का, कि हम एक राष्ट्रीय आवाज 10 तारीख से बन रहे। आदिवासी महासभा एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, यह संगठन नहीं है। इस विचारधारा के माध्यम से हमने अनेकों संगठन को जोड़ा है, और यही काम हम आगे करने वाले हैं।
तो पहली जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो रहा है कि हम राष्ट्रीय आवाज बना पा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ विभिन्न तरह के राज्यों से जो स्पीच दे रहे हैं उनको आज करोड़ों लोग देख रहे हैं। आज के बाद से ये लोग राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक नेता हो जाएंगे। इनकी जो है रुतबा जो है, इनका वजन नेताओं से ऊपर हो जाएगा। कल से इनकी बातें सुनी जाएगी उनके राज्यों पर, ताकि आपकी आवाज बन सके, आपकी लड़ाई लड़ सके। अगर बस्तर में घटना होता है तो हम सुनते तो हैं लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद हमने जोड़ा है, और कल से अगर किसी घर में भी आदिवासी को तकलीफ होती है तो केवल उस घर की आवाज नहीं होगी, बल्कि हम पूरे भारत देश में एक साथ आवाज देंगे। यह पर्पस था इस कार्यक्रम का आज कराने का। यही नहीं, क्योंकि हमें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, हमें आदिवासी का दर्जा नहीं है। इसीलिए सरकार तरह तरह का व्याख्या संविधान के करके हमारे जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रही है। ये भी बंद होना चाहिए। इसीलिए आज जंतर मंतर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने धारणा दिया है जंतर मंतर में, उसके साथ 30-35 संगठन। उसकी मांग क्या है? एक ही मांग है कि संविधान संशोधन करके अनुसूचित जनजाति शब्द को हटाकर पुनः आदिवासी शब्द स्थापित किया जाए, हमें इंडिजिनस अबोरिजिनल बोला जाए। और हम इस मांग को समर्थन करते हैं, और यही मांग पूरे भारत देश पर हम लेके जाएंगे। और एक एजेंडा होगा कि हम अगले 2 सालों के अंदर अंदर हर कीमत में भारत के आदिवासियों को इंडिजिनस और आदिवासी और अबोरिजिनल का दर्जा जरूर दिलवा कर रहेंगे। ऐसी सोच के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये हमारा पहला प्रस्ताव था कि अनुसूचित जनजाति हटाकर संविधान संशोधन के माध्यम से आदिवासी शब्द इंडिजिनस और अबोरिजिनल जोड़ा जाए। दूसरा हम मुद्दा जो भंवरलाल परमार जी ने राजस्थान से की, 100% आरक्षण और स्थानीय नीति। क्यों? स्थानीय नीति में स्थानीय निवासियों को अनुसूचित जिलों में जो आरक्षण दे रहा है, कैसे दे रहा है? अभी आपका जो है राजस्थान का हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो आपका स्थानीय निवासी शब्द है वह एक असंवैधानिक शब्द है अनुसूचित जिलों पर, क्षेत्रों पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और रिफर किया समता जजमेंट का। इंदिरा साहनी जजमेंट का रिफर किया और कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी गैर आदिवासी की जमीन नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी को छोड़ दीजिए, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार की जमीन हो सकती है, किसी संस्थान की जमीन नहीं हो सकती है। तो कोर्ट ने कहा फिर उसकी जमीन नहीं है तो उसने आवास बनाया कहां? आवास बनाया नहीं तो आवासीय हुआ कैसे? जब उसकी आवास है नहीं तो वह व्यक्ति गैर आदिवासी स्थानीय हुआ कैसे? इसीलिए कहा कि अनुसूचित जिलों और क्षेत्रों में स्थानीय जो निवासी शब्द असंवैधानिक है, अर्थात आदिवासियों के लिए 100% आरक्षण है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के अनुसूचित क्षेत्रों पर 100% आरक्षण है। अभी महाराष्ट्र के डेलीगेट आपको बताएंगे आने वाले हैं कि क्या वहां 100% आरक्षण दी जा रही है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी साथी हमारे हैं, उनके मुंह से खुद सुन लीजिएगा कि उन लोगों ने लड़ाई कैसे लड़ी। क्या वहां पिछले 15-16 सालों से अनुसूचित जिलों और क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ वहां का स्थानीय आदिवासियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दी जा रही है? दी जा रही है तो फिर यह सरकार जो है या गैर कानूनी काम कैसे कर रही है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम होता है कि आदिवासियों के लिए कानून बनाना, ना कि गैर आदिवासियों के लिए। लेकिन यह झारखंड सरकार गैर आदिवासियों को सुरक्षा दे रही है। टीएससी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राजस्थान का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल,
गैर आदिवासियों के लिए कानून बना रहा है कि कोई अनुसूचित जिला क्षेत्र में किसी भी गैर आदिवासी की कोई खतियान होती नहीं है, कोई जमीन होती नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ आदिवासी की जमीन होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को 100% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेगी उसके ऊपर देशद्रोह तो बनता है। तो ये हमारा दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव जो मैं लाने वाला हूं, जो बस्तर की घटना है, उस भाई ने झिझक में बहुत सारी बातों को नहीं कह पाया, लेकिन ये सच्चाई है आज कि वहां एक दस्तक फैलाई जा रही है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसलिए मैं आज, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी है, तो मैं ही चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य दल के देख रेख में आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलाइट समस्या की जांच हो, ताकि नक्सलाइट की सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि यह समस्या राज्य सरकारों एवं पूंजीपतियों द्वारा प्रायोजित लगती है। बस्तर संभाग के आईजी शिवराम प्रसाद कलूरी को अब विलंब निलंबित कर उसके कार्यकाल में हुए आदिवासियों पर पुलिस के अत्याचार, हत्या एवं महिलाओं के साथ बलात्कार एवं यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न, इलाकाई दस्तक फैलाने की पूरी जांच हो एवं दोषियों के खिलाफ जुर्म सिद्ध होने पर उन्हें देशद्रोह या फांसी की भी सजा हो। ऐसे ही हम यहां प्रस्ताव लाना चाहते हैं, ताकि उनसे डर पैदा हो सके। अगर हम यहां के एसडीओ में देशद्रोह का मुकदमा लगा सकते हैं, कलौरी में क्यों नहीं लगा सकते हैं? उस पर फिर लगेगा। और ये राष्ट्रीय आवाज आदिवासियों की यहां से बन चुकी है और बहुत जल्द उसकी उल्टी गिनती भी चालू हो जाएगी। अगला प्रस्ताव मैं लाना चाहता हूं, जितने भी उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों के संदर्भ में दिए गए फैसले, जिसे समता जजमेंट 1997, पी रमीरेड्डी जजमेंट 1988, आरएम लोढ़ा जजमेंट 8 जुलाई 2013 को फैसला जो आया, जिसमें कहा गया जिसकी जमीन उसकी खनिज, कैलाश बनाम महाराष्ट्र जो 5 जनवरी 2011 को आया, जिसमें कहा गया कि 8% आदिवासी ही देश के मूल नागरिक हैं, इंडिजिनस है, अब ओरिजिन है, और 92% जितने भी लोग हैं आक्रमणकारी है, विदेशी है। मैं नहीं कहा, ये ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडेय कैजी दोनों ब्राह्मण हैं, उनके जज, उनके आदमी, उनके कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 92% आदमी इंडिया में रह रहे हैं वो विदेशी हैं, वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। उसी प्रकार पी रमीरेड्डी जजमेंट 88 में कहा गया कि यह जमीन जहां बैठे, इस जमीन का इस्तेमाल आपके हित में सरकार करेगी, क्योंकि यह जमीन न ही राज्य सरकार की ना केंद्र सरकार की। क्योंकि आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें एक लिखा है एसडीओ कि आप परमिशन देने के बाद लिखा है कि इस जमीन का मालिक से आप अनुमति ले ले कि यहां पर आप प्रोग्राम करा रहे हैं। हमने जमीन का मालिक खोजा, मिला नहीं। हमने चिट्ठी लिखा एसडीओ को कि भैया इस मैदान का जमीन का मालिक नहीं मिल रहा है, कृपया आप जमीन का मालिक को बता दें ताकि हम उसे अनुमति ले सकें। ये जमीन ना केंद्र सरकार की है, ना ही राज्य सरकार की है, ना टाटा स्टील की है, फिर किसकी है? उसको बताना होगा किस आदिवासी की जमीन है। जिस दिन वो एसडीओ बताएगा किस आदिवासी की जमीन है, उसी दिन हम इसमें कब्जा दखल दियानी करवाएंगे। यहाँ पर मतलब वह चिट्ठी लिखकर आपको इस जमीन का मालिक बनाने का रास्ता खोल दिया है। और यह जो बैठाए हुआ रघुवर दास का जो बैठाया हुआ चेला है, यही रघुवर दास को भी आपको देशद्रोह का मुकदमा डलवाएगा। अब देख लीजिए। तो यह है रमीरेड्डी का जजमेंट। इस जमीन का इस्तेमाल आदिवासियों की है, इसलिए आदिवासियों के हित में होगी। मतलब हम इस जमीन में प्रोग्राम कराएंगे। और इस जमीन से जो भाड़ा ली जा रही है 5,000 10,000 प्रतिदिन, वह लाभ आदिवासियों को होगा। यही सुप्रीम कोर्ट कहा कि शेड्यूल एरिया में जितने भी जमीन है उसका कॉर्पोरेट इस्तेमाल करे, सरकार इस्तेमाल करे, वो आदिवासियों के हित पर हो और उसकी लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए। तो हम बहुत जल्द
टाटा स्टील के जितने लाभ कमाया है कौन सा अकाउंट में रखा है, ये भी ग्राम सभा से पूछने वाले हैं कि 110 सालों में कितने हजार लाख करोड़ आपने जमा किया, वो आदिवासियों का है। बैलेंस शीट देखकर हम बताएंगे और आपको जो है आदिवासियों के अकाउंट में डालना होगा। ये सुन रहा होगा टाटा स्टील। ये है कानून। समता जजमेंट आप जानते हैं, बहुत बुला है, इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी में कहा है कि ना केंद्र सरकार की ना राज्य सरकार की शेड्यूल एरिया में 1 इंच जमीन नहीं है। शेड्यूल एरिया में सरकार भी एक व्यक्ति, टाटा स्टील भी एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति आदिवासी नहीं है, इसीलिए उस व्यक्ति की जमीन यहां हो नहीं सकती है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट कह रही। तो ये चौथा प्रस्ताव जो मैंने कहा, उसमें और एक है न्यायाधीश AP सेन का फैसला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1971 में आया। इसमें कहा कि आदिवासी जहां भी रहेगा, जिस भूभाग में रहेगा, दिल्ली रहे, कलकत्ता रहेगा, लेकिन उसकी शादी ब्याह जितने उसकी व्यवस्था जो होती है वो उसके पारंपरिक तरीके से होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी जहां भी रहेगा, दे विल नॉट गवर्न्ड बाय मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, वो हिंदू कानून व्यवस्था से संचालित नहीं होंगे। वो जहां भी रहेंगे, जिस जमीन में रहेंगे, वो पारंपरिक व्यवस्था यानी रूढ़ी या प्रथा ग्राम सभा व्यवस्था से ही संचालित होंगे। अर्थात ये लोग हिंदू व्यवस्था से नहीं चलते हैं, इसीलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अर्थात इन फैसलों को जो हमने बताया, जो पालन नहीं की जा रही है, अगर यही फैसले आपके विरोध होते 24 घंटा भी लागू होता, तो इन फैसलों को, उपरित फैसलों का पालन हम करवाएंगे एवं उन व्यक्तियों या संस्थाओं के उच्चतम न्यायालय का आमना की सूचित भी हम करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज सारे स्टेट के लोग हैं, सारे जहां के लोग हैं, सुन लें। आगे अगर फिर से दोबारा, चाहे भागवत हो, मोहन भागवत हो, चाहे जुएल ओरांव हो, अगर गलती से कहा इस देश में ये आदिवासी हिंदू है, तो उसमें कंटेम्प्ट टू सुप्रीम कोर्ट हम जरूर लगाएंगे। यहां से घोषणा करना चाहते हैं। प्रस्ताव 5वां है, अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी द्वारा असंवैधानिक अधिग्रहण, हस्तांतरण, खरीद पर रोक हम लगवाएंगे और 10 वर्षों में ऐसी भूमि का अवैध हस्तांतरण चिन्हित कर वापसी करवाएंगे। और महासभा जो है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिलों में करवा रही है, अब बाकी क्षेत्रों में भी अब करवाना चालू कर दी है। और बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे फोन आता रहता है, जो हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में डालते हैं, तो लोग कहते हैं कि दादा आपने बताया था, हमने यहाँ जमीन वापस करा लिया, हमने CRPF को भगा दिया, हमने किया। तो एक पोलराइजेशन, हम ताकत बन रहे हैं, एक काम कर रहा है, तो ये काम करेंगे। उसी प्रकार 6वां प्रस्ताव है, भारत देश में भूमिहीन आदिवासियों को चिन्हित कर वैसे प्रत्येक आदिवासी परिवारों को कम से कम 5 एकड़ जमीन दिलवाने का काम हम और पहल हम करेंगे। क्योंकि आदिवासी भूमिहीन नहीं हो सकता, जरूर उसके जमीन छीने गए, चाहे डैम के माध्यम से या इंडस्ट्री के माध्यम से, तो हम लोग चाहेंगे कि वह जमीन उन्हें वापस मिले। और जमीन से हाथ धोने का भी कारण खुद अब आप हैं, क्योंकि बंगाल के मिक्स मुंडा में वहां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबुआ जगर चिमताई ताइन के ना 1000 बीघा हसा ताई के ना दिकू जगर हिजना हसा जान चबा जना, ये बोलता है वहां पर। मतलब ये दिकू भाषा जब से आया, पहले हजारों हजार एकड़ जमीन हमारे पास ही थी, जब से दिकू भाषा को हम बोलना चालू किए, ये हजार एकड़ जमीन चला गया। तो हमको अपनी भाषा को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय मंच से मैं चाहूंगा, कहना चाहूंगी, मेरी मातृभाषा है, आदिवासियों को उसकी मातृभाषा बोलने का अधिकार मिले। हो भाषा की मान्यता हो, कुड़ुक भाषा की मान्यता हो, आपका मुंडारी भाषा की मान्यता हो, गोंडी भाषा की मान्यता हो, भीली भाषा की मान्यता हो, अगर ये लोग मान्यता नहीं देंगे तो हम ऐलान करते हैं कि हमारे स्कूलों पर अगर हमारी भाषा में नहीं पढ़ाई जाएगी तो हम उस स्कूलों को भी बहिष्कार करने का काम आने वाले दिनों में कर सकते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) के आधार पर स्वशासन की कुदरती न्याय व्यवस्था नॉन जुडिशियल सिस्टम यानी रूढ़ी या प्रथा का अनुपालन करेंगे, करवाएंगे तथा जाति, जन्म, मृत्यु, चरित्र, आवासीय, मूल निवास प्रमाण पत्र उन्हीं ग्राम सभा से निर्गत कराएंगे, जैसे हम लोग ग्राम सभा से निर्गत कराना चालू किए। राप्टी सर्टिफिकेट चल भी रही। अगला प्रस्ताव है भारत देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां आदिवासी तो है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है। ऐसे इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवाएंगे एवं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को 6वीं अनुसूची में शामिल करवाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग में मुश्किल से 3-4% दिक्कू है बाहरी लोग, और वहाँ एक ही तरह के गोंडी आदिवासी है, तो 6वीं अनुसूची में वहाँ स्वशासन व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मैंने क्यों प्रस्ताव लाया? क्योंकि जब यह देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी और इरविन के बीच एक करार हुआ था 1931 से 1935, जिसको हम गांधी इरविन करार के नाम से जानते हैं। वो क्या, उसकी ओरिजिनल क्या किसी को नहीं पता, आपको कुछ ही पढ़ाया जाता है। तो मैं इस मंच से मांग करना चाहता हूं केंद्र सरकार को, क्योंकि यह करोड़ों लोगों की आजादी से जुड़ी हुई मामला है, इसलिए हर नागरिक को भारत देश का, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, उसे जानने का हक है कि यह गांधी इरविन करार 1931 क्या था, इसलिए इसके मूल को भी जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये हमारी यहां से मांग, क्योंकि इसी गांधी इरविन पैक्ट के कॉलम 56 सेक्शन 36 A, B, C, D, E, F, G और H पर पूरे भारत देश को अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पासली एरिया घोषित किया गया, मतलब पूरा इंडिया जो है आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसीलिए इंडिया नॉन जुडिशियल बोला जाता है। इसलिए जितने भी स्टाम्प पेपर आप जो देखते हैं, कोर्ट वाले में स्टाम्प पेपर देखते हैं, उसमें लिखा है इंडिया नॉन जुडिशियल। यह देश क्या है? गैर न्याय कुदरती लोगों का देश है, और यह किसी भी दुनिया का देशों पर नहीं है। यही एक इंडिया है जिसे हम नॉन जुडिशियल देश के रूप में जानते हैं। नवा प्रस्ताव जो है, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन पर आदिवासी का पहला मालिकाना होने के बावजूद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साबरमती नदी, धरोई बांध, माही नदी, कांडला बांध, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, तापी नदी, उकई बांध का पानी आदिवासियों के विकास के नाम पर गैर आदिवासियों एवं उद्योगपतियों को उपलब्ध कराना एक षड्यंत्र है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो द्वारा घोषित विशेषाधिकार चार्टर का भी उल्लंघन है। तो ये इसमें गौर किया जाना चाहिए और ठीक होना चाहिए। ये पानी पहला आदिवासियों को दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग है। यही नहीं, धरोई बांध, कांडला बांध, सरोवर बांध, उकई बांध की तरह ही प्रस्तावित पोलावरम बांध जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के पूरा आदिवासी क्षेत्र को डुबा डालेगी। ये शायद इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा डैम आने वाला है, और जानबूझ के बाद जंगल, जमीन और आदिवासी को डुबाना चाहता है ताकि इंडिया नॉन जुडिशियल बोलने वाला या मैं आदिवासी भारत सरकार बोलने वाला बचा ही नहीं। एक साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। यह पोलावरम डैम तथा उसी प्रकार हमारा इच्छा खड़कई बांध जो है एकदम फ्लैट जगह है, समतल जगह है, वहां बनाई जा रही, कई सौ किलोमीटर तक डूबेगी, और वहां के आदिवासियों की वह जमीन ही सिर्फ जीने का एक साधन है, वही उनकी आत्मा है, मतलब उनकी वह आत्मा को छीनने का प्रयास की जा रही। तो हम इन दोनों बांधों को अब विलंब रद्द करने की मांग करते हैं। एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हर कीमत में ये दोनों बांध को हम बंद करा के दिखलाएंगे। 1 जनवरी 1948 का खरसवां सरायकेला की गोलीकांड के दोषी तत्कालीन गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आदिवासियों का हत्यारा है, जिन्होंने गोली चलवाकर 1948 में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को गोली मरवा दिया। कोई इतिहास में के पन्नों पे दर्ज नहीं है, इसको दबाया गया। तो हम इसके माध्यम से उसे उछालना चाहते हैं कि वह व्यक्ति आदिवासियों का हत्यारा है। यही नहीं, उस आंदोलन को जो है इस हत्या के जरिए ऐसा दबा दिया कि संविधान फिर लागू हुआ नहीं, इसलिए वह संविधान का भी हत्यारा है। अर्थात 5वीं अनुसूची के तर्ज में जो आदिवासियों को आजादी मिली थी, वह आदिवासी आजादी को भी दबा दिया गया, मतलब वह आदिवासियों की आजादी का भी हत्यारा है। तो ऐसे आपका लोगों के लिए 182 मीटर का पुतला बनाना मानसरोवर डैम के नीचे क्या जायज है? तो हीरो है? नहीं है। तो मैं यहां से प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि हर 1 जनवरी और 2 जनवरी को आज घोषित की जाती है आदिवासियों के यहाँ काला दिवस होगा, और हम उस दिन कोई पिकनिक या बड़ा समारोह नहीं करेंगे। अपने क्षेत्र में हम खुद पिकनिक नहीं मनाएंगे ताकि दिक्कू जो है 1 जनवरी को पिकनिक में ना मना सके। इसका 2 मकसद है। एक तो आपको पता चलेगा 1 जनवरी आपका आदिवासियों का नया साल होता नहीं, आपका नया साल दूसरा होता। दूसरा यह पता चलेगा कि आप यहाँ 2016 साल से नहीं रह रहे, आप सदियों से रह रहे हैं। पिकनिक वे लोग बनाते हैं मुझे लगता है कि हमने इस देश में आया था और 2016 साल पूरा कर लिया, मुझे भगाया नहीं। तो 2017वां साल पूरा करने के लिए वह न्यू ईयर मनाता है। तो आप जिस दिन न्यू ईयर मनाना बंद कर देंगे और डर से आपके क्षेत्र में न्यू ईयर नहीं मनाएगा, क्योंकि हम शोक दिवस मनाएंगे। 1 जनवरी को हमारे गोलीकांड हुई थी, इसलिए सांकेतिक हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरे इंडिया में 1 जनवरी को, प्रत्येक 1 जनवरी को हम पुतला जलाएंगे ताकि वर्ल्ड उसे दुनिया पूछे कि इस दोषी को, इस हत्यारे का पुतला नरेंद्र मोदी 182 मीटर कैसे बना रहा है। जब पूछेंगे तो अपने आप मानसरोवर डैम में गिर जाएगा, अब गिराने की भी जरूरत नहीं है। 12वां प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के अलीराज जिले जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है में भाभरा शहर आजाद नगर में विश्व आदिवासी दिवस आज मनाने गया के दिन भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का विज्ञापन में क्या लिखा? आदिवासी उन्मूलन दिवस। विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी आदिवासी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने के लिए बहुत बड़ा आपका जो अखबारों में अख्तियार दिया गया है सुबह में। तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया डूंगरपुर में डिस्टर्ब कर कि आदिवासी दिवस ना मना सके और वो दूसरा काम कर रही है। तो मैं इन दोनों कार्यक्रम जो कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आदिवासी दिवस जो दी गई है, और दुनिया के तमाम आदिवासियों के घोर अपमान कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह उन्मूलन दिवस है, आदिवासी उन्मूलन दिवस है, जबकि भारत 193 देशों में जो संयुक्त राष्ट्र के 46 प्रस्ताव हैं उसमें पहला सिग्नेटरीज है। उसके बावजूद वो कह रही है कि आज का दिन आदिवासी उन्मूलन दिवस है, और खुद प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं। शर्म की बात होनी चाहिए। तो इसका हम विरोध करते हैं। अगला प्रस्ताव, भारत देश के समस्त अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में बसे हुए गैर आदिवासी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संस्थानों को असहयोग करेंगे। मतलब हम असहयोग आंदोलन चलाने वाले हैं। तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके असहयोग करने के हो सकते हैं, जैसे गैर आदिवासी आपके दिक्कू क्षेत्र, दिक्कू लोग कम है गाँव में, इक्का दुक्का है, आप पानी मत पिलाइए इसको, आपने भागेगा। तो इधर जल मीनार बनाने किस लिए बना रहा है? 250 करोड़ का जल मीनार है, किसको पानी पिलाएगा वो? 250 करोड़ में कम से कम 20,000 कुएं बनेंगे। कुआं बनाओ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, कुआं बनाइए, आप 20,000 कुआं बनाइए। बारिश का पानी इस कुआं में जमा होगा, वाटर लेवल ऊपर होगा, उससे पर्यावरण अच्छी होगी, उससे आपका जो पूरा जो है पानी का समस्या खत्म हो सकता है। जल मीनार बना रहे हैं मतलब ये आदिवासियों के लिए नहीं बना रहा है। आदिवासियों की जमीन पर किसके लिए बना रहे हैं? कौन वे असंवैधानिक लोग हैं जिनके लिए बना रहे हैं? अगर उनकी संख्या ज्यादा होगी तो इमिग्रेशन एक्ट लगाइए और भारत से बाहर कीजिए। हमें एक्स्ट्रा पॉपुलेशन गैर आदिवासियों को नहीं चाहिए। जहां से आए हैं अपने मातृ वतन जाने के लिए उसे निर्देश दीजिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं।
खेल रही है, किसी भी तरह जो है अपने आप को इस देश का नागरिक बनने के लिए तरह तरह के कार्ड बनाती है। कभी आधार कार्ड बनाती है, कभी वोटर कार्ड बनाती है, कभी राशन कार्ड बनाती है। लेकिन यही एक देश है जहां उसे नागरिक होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। हमारे नेपाल के साथी हैं, फिलीपीन के साथी हैं, वहां जब कोई नागरिक बनाया जाता है तो बाकायदे सरकार बोलती है कि फलाना फलाना इस दिन से इस देश का नागरिक है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां किसी भी गैर आदिवासी को यहाँ का नागरिक होने का ऑफिशियली सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह भारत देश आदिवासियों का है और आदिवासी ही भारत है। इसीलिए आपके संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इसीलिए लिखा गया। अगला प्रस्ताव मैं लेना चाहूंगा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजना, आपने बहुत सुना होगा, का एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, ऑनर ऑफ इंडिया, भारत सरकार, राजस्व भारत, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, करेंसी मुद्रा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921, मुंबई ट्रेजरी रूल्स 1937, क्राउन जो रानी लगाती थी, क्राउन ताज जहां कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ, क्राउन, 4 लायंस 4 सिंह वाला जो अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं, सर्वे प्रीवियसली इंडिया टू स्टार आदि दस्तावेज आदिवासी के हैं, जिसको षड्यंत्र पूर्वक विलुप्त या नष्ट करने की साजिश है ये डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया होने के बाद स्टाम्प पेपर दिखाई नहीं देंगे जहां इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा हुआ, आपके 1 रुपया 2 रुपया दिखाई नहीं देंगे, मतलब तो यह उसकी साजिश है। इन डिजिटल इंडिया का आदिवासी पूरे देश में विरोध करेगा। आदिवासी इस देश का मालिक है, जमीन का मालिक है। राजस्व कहां? जमीन पर, जिसकी जमीन वहां राजस्व है। उस राजस्व टिकट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी लिखता है, साइन करता है कि मैं आपके लिए काम किया और सैलरी लेकर जा रहा हूं। वे लोग भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जो आपका जो इख्तियार जो रेडियो और टेलीविजन में दी जाती है, आजकल बहुत सुने होंगे, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, वो सुने होंगे, एक गलत आपका दी जाती है। उनको बोलना चाहिए भारत सरकार के लिए जनहित में जारी, ऐसा बोलना चाहिए। भारत सरकार के लिए जनहित में ये टाटा स्टील लगाई जा रही है, ये प्रचार करेगा तो आपको लगेगा यस, इसमें 100% हमारा नौकरी और व्यवसाय होगा। इसलिए हम डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। ये सारे दस्तावेज आदिवासियों के हैं, इसे नष्ट करना चाहते हैं। मैं कल गूगल खोला था, मैं 100 रुपये की पुरानी नोट, मैं सोचा आज दिखाऊंगा आपको कि क्यों मैं कह रहा हूं, क्या लिखा है उसके अंदर में। मैं जब गूगल मारा तो 100 रुपये के नोट की कीमत थी 70,000 रुपये, 70,000 रुपये है। और आज मैं यहां से भाषण देके जा रहा हूं, रात को खोलिएगा और 10 दिन के बाद खोलिएगा तो वह 70,000 रुपया, कम से कम 10 लाख रुपया कीमत जरूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने यहाँ से ऐलान किया कि वह दस्तावेज किसके, उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप समझिए मत कि स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट कार्ड, भागिएगा, आप खत्म हो जाइएगा। साजिश को भी आपको समझना होगा। इसीलिए डिजिटल इंडिया योजना का आदिवासी विरोध करेगा। 17वां प्रस्ताव, केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस या अध्यादेश को मानते हुए 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे, ऐसी हम मांग करते हैं। क्योंकि बहुत जिलों और राज्यों में इस पर छुट्टी हो गया, तो यही एक दिन है जो सभी आदिवासियों के अलग अलग त्यौहार की तरह अलग अलग दिन नहीं है, यह दिन कॉमन है। इसीलिए कम से कम अगर हम भारत हैं और खुद हम भारत देश हैं, तो कम से कम उनके लिए यह राष्ट्रीय अवकाश तो बनती है। तो ये हमारा प्रस्ताव है और ये हम राष्ट्रपति को भेजने वाले हैं, जरूर इसमें कार्रवाई होगी। अब अंतिम 2 प्रस्ताव बाकी हैं। पद्मश्री सिमोन उरांव हमारे सामने बैठे हैं, पद्मश्री सिमोन उरांव, जिनको इसी मैदान में आप संथाल होते हुए, आप हो समुदाय से होते हुए, यहाँ उरांव की संख्या कम होते हुए भी एक उरांव को इस
जमीन पे इसी मैदान में युग पुरुष घोषित किया गया था। इसलिए यह युग पुरुष घोषित होने से इतना दबाव बना कि केंद्र सरकार को पद्मश्री पुरस्कार देना पड़ा। जब वो पद्मश्री लेने जा रहे थे दिल्ली में, धोती ऐसे छोटा था, अंदर घुस रहा था तो एक कमेंट किया, भाई अरे बाबा आपका धोती तो बहुत छोटा है। उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? अरे जितना बड़ा आपका सामान रहेगा उतने ना बड़ा मेरा धोती रहेगा। बोला सामान बड़ा कर दो मेरा धोती भी बड़ा हो जाएगा। ये जवाब देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था। जब अवार्ड ले रहा था सारा वहां प्रियंका गांधी, ये गांधी, सचिन, क्या क्या बड़े बड़े स्टार थे, सब यहाँ एकदम तहलका मचा। लेकिन जब इनको अवार्ड मिला तो सारा तालियां, प्रधानमंत्री भी खड़ा होकर तालियां मारा और सारे एक्टर एक्ट्रेस, सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग तालियां मारने लगे। तो यही स्टार वहां हो गया जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अपने कर्मों से इसने पूरा दुनिया को सिखाया। इसके यहाँ कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है लोग आकर एक एक डेढ़ महीना शिक्षा लेते हैं। इसीलिए इनका कल प्रोग्राम में 10 से 11:30 जो है एक सलराई में रखा है। चुनौती दिया हमें एक सलराई प्रेसिडेंट को कि मॉडर्न मैनेजमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। हमारे जो है मानकी मुंडा माझी एक तरफ पढ़ा, एक तरफ मॉडर्न मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो गए। देखते हैं किसमें कितना दम है, कितना ताकत है और कौन सही जानता है, किसकी क्या ज्ञान है। तो जरूर कल अगर समय मिलता है तो 10:30 से 11:30 जो है एक सलराई में प्रोग्राम होने वाला है, जरूर देखिएगा। तब जानिएगा कि यह सिमोन उरांव क्या है, क्या है। यही सिमोन उरांव जिन्होंने, जिसको पूछा गया कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से लोग आया था, तो बोला मैं तो जब से पैदा लिया हूं पढ़ रहा हूं, सिराबे नहीं करा था। मैं तो पढ़ा तो सिराबे नहीं करा था। मतलब क्या बोला? हम तो पढ़ाई खत्म नहीं किए, डिग्री नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा है। आप लोग पढ़ाई खत्म किए इसलिए डिग्री मिल रहा है। मतलब उन्हें कहना है कि आदमी की सीखने और जानने की सीमा खत्म नहीं होती, उसकी कोई डिग्री नहीं है। और हम तो ये लिख रहे हैं, सिराबे नहीं करा था। मैं लिखा था, जो लिखा तो सिराबे नहीं करा था। क्या लिख रहा है? हल लेके जोत रहा है, धरती में लिख रहा है, मतलब सिराबे नहीं करा था। तो ये है शख्स, इसका नाम आज YouTube में देखा जा रहा है, सरकारें भी देख रही हैं। क्योंकि अगर हम भारत हैं तो विदेशियों को भारत रत्न क्यों? भारत के लोगों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। इसलिए इसका नाम आज हम तमाम आदिवासी इंडिया के मिलकर जो है भारत रत्न के लिए मनोनीत करते हैं, ताकि इसको भारत रत्न दिया जाए। आगामी 26 जनवरी को जरूर मिले। यही नहीं, एक शख्स और है, मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा। किसी राजनीतिक कारणों से उसे जो है आज तक जो है सम्मान नहीं दिया गया, जबकि ध्यानचंद उसके अंडर में हॉकी खेला, ये कैप्टन थे, सबसे ज्यादा गोल मारने वाले थे, लेकिन आदिवासी थे, इसे भारत रत्न नहीं मिला। आपको ध्यानचंद को मिला। अगर ध्यानचंद को मिल सकता है तो जयपाल सिंह मुंडा को क्यों नहीं मिल सकता? ध्यानचंद तो खेला था, जयपाल सिंह मुंडा तो आपके लिए संविधान ने बनाया, आपके लिए लड़ा था कि मैं किसी भी कीमत में आदिवासी शब्द छोड़कर कोई भी शब्द हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होगी, यह कहा था। लेकिन जानबूझकर B.R. अम्बेडकर, जिसे आप महामानव कहते हैं, उन्होंने जो है नकारते हुए बोला कि आदिवासी शब्द अछूत की तरह लगता है, इसीलिए आदिवासी शब्द नहीं लगाया जाएगा। तो उसने बोला अबोरिजिन लगाया जाए, इंडिजिनस लगाया जाए। तब उन लोगों ने वोटिंग के जरिए हरा कर जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है आपका आदिवासी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए आज हमें यह समस्या हो रही है। तो जरूर दलित के लिए, ओबीसी के लिए B.R. अम्बेडकर एक महामानव है, मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा भी महामानव है, इसलिए उसका नाम भी मैं अगले सत्र के लिए भारत रत्न के लिए यहां से मनोनीत किया जाता है। और आप कल से सोशल मीडिया में सिमोन उरांव को कंपेयर कीजिए राजीव गांधी के साथ में, उसका काम इसका काम देखिए किस काम ज्यादा, पूरा सोशल मीडिया में तहलका मचा दीजिए।
जयपाल सिंह मुंडा को कंपेयर कीजिए सचिन तेंदुलकर, आपका ध्यानचंद और बी आर अम्बेडकर से। पूरा सोशल मीडिया में तहलका मचाइए, पता चल जाएगा कि वो दोनों जो है भारत रत्न के लिए जो है एलिजिबल हैं या नहीं। ये दो नाम प्रस्तावित किए जाते हैं आज यहाँ से। पूरे भारत देश देख रहा है, सरकारें भी देख रही हैं, और हम जो है ये दबाव बनाएंगे और हर कीमत में 26 जनवरी को लेकर भी दिखाएंगे। आखिरी प्रस्ताव, मैंने बहुत सारे चीजें कही, तो मैंने सरकार को जो मैं ज्ञापन देने वाला हूं, दस्तावेज के साथ में मैं मुख्य अतिथि जो नवनिर्वाचित संयुक्त राष्ट्र संघ से का प्रतिनिधित्व आदिवासियों के इंडिजिनस इशू पर एशिया से करने वाले हैं 3 सालों के लिए, उन्हें मैं दस्तावेज दूंगा कि मैंने जो 16वां पॉइंट कहा ऑनर ऑफ इंडिया क्या दस्तावेज है, और दस्तावेज देना चाहूँगा ताकि यूनो में जाकर वहीं से इशू किए गए हैं जाके पता लगाए कि क्या अगर आदिवासी दुनिया में है पहली आदिवासी, तो क्या इंडिया से ही शुरुआत हुई है क्या। पूर्वी हैविंग नो बिगिनिंग, वो है आदिवासी हैविंग नो बिगिनिंग। वो कुदरती व्यवहार के लोग हैं, इसीलिए उसके जल जंगल जमीन पर नैसर्गिक संपत्ति का मालिक हो जाता है। वो नॉन जुडिशियल है, इसीलिए आपके जुडिशियल लॉस पर लागू नहीं। तो आपको नॉन जुडिशियल वर्ड मैं बोल के जा रहा हूं, ये सीखना होगा कैसे लड़ना है। ये जो केस देशद्रोह की गई है नॉन जुडिशियल, इसीलिए सीएनटी एक्ट को जो नॉन जुडिशियल कानून है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए थे, उसके साथ में अनुच्छेद 147 लिखा। उसमें क्या लिखा है, उस 147 जो संविधान के 147 अनुच्छेद है, उसके तहत जितने हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज अपना ओथ लेते हैं, क्या है कि अगर लोकसभा या किसी विधानसभा आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था सिस्टम पर, मतलब नॉन जुडिशियल मतलब कुदरती रूलिंग में कोई बदलाव करती है और उस कानून में अगर सवाल हो जाती है, तो वह कानून अपने आप नल वोट हो जाती है, जीरो हो जाती है। यह संविधान कहती है, इसका इस्तेमाल हम पहली बार करने वाले हैं। और इसी तर्ज पे जो है इस विधानसभा को सीएनटी एक्ट जो बनाया है, सबके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा IPC 124A के तहत हम बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। पूरा इंडिया में हंगामा भी होने वाला है, देखेगा पूरा दुनिया कि क्या इस पर लगता है नहीं लगता। ये है नॉन जुडिशियल, ये है ताकत आदिवासियों। इसमें साफ कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं तो यह आपके लिए ऑर्डर हो जाएगा, और जैसी थी वैसी चलेगी। मतलब सीएनटी एक्ट ओरिजिनल हो जाएगा, जैसा वैसे चलेगा। फिर ऐसे किसी यहाँ पर खिलवाड़ हो रही है, तो इसीलिए सारे तमाम जितने हमारे मांग है उसको जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं मानती है, उसके लिए मैंने प्रस्ताव आखिरी लाया है। वह क्या है, जो आपकी एक्शन प्लान होगा, जो बहुत कारगर होगा, जो गांधी का जो आपका जो है कि उनको समय दिया जाए। तो मैं जाने से पहले एक कहना चाहूँगा स्लोगन, मैं हर बार कहता हूँ, 1000 माइल्स डेस्टिनेशन स्टार्ट विद ए स्टेप। तो यारो एक कदम तो बढ़ाओ, मंजिल आपके पास होगी। जय आदिवासी, जय जोहार, जय झारखंड, जय भारत, जय बिरसा मुंडा, जय सिद्धू कानू, जय जयपाल सिंह मुंडा, जय सेवा, प्राकृतिक सेवा,